दोपहर के वक्त करण कैफे में बैठा हुआ था। लेखा भी उसके पास ट्रे लेकर खड़ी हुई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कैफे में कस्टमर्स का आना जाना भी लगा हुआ था। तभी राहुल भी सुमित और राहिल के साथ कैफे पहुंचा। जैसे ही उसने लेखा और करण को एक साथ देखा, उसे न जाने क्यों गुस्सा आ गया। उस वक्त लेखा ने राहुल को नहीं देखा। वो करण से बातें करने में लगी हुई थी। उन्हें बात करता हुआ देखकर राहुल गुस्से में कैफे से बाहर निकलने लगा, लेकिन सुमित ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है यार, अभी तो आए। देख आखिर कब तक तू इनकी वजह से खुद को हर्ट करता रहे। इसलिए एक्सेप्ट कर ले कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। जितनी जल्दी सच्चाई मान लेगा, उतनी ही कम तकलीफ होगी। राहुल ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है यार, चल अंदर चलकर बैठते हैं। राहुल चाहे तो अपने दोस्तों से कैफे में मिलने के लिए मना कर सकता था, लेकिन उसे लेखा से मिलना था। इसीलिए उसने कैफे में मिलने के लिए हाँ कह दिया था। पर राहुल नहीं जानता था कि उस वक्त करण भी वहां मौजूद होगा। राहुल, सुमित और राहिल कैफे में अपने टेबल की तरफ जाने लगे तब लेखा और करण ने उन लोगों को देखा। राहुल को देखते ही लेखा एकदम से चौंक गई, लेकिन इस बार राहुल ने खुद को संभाला और वो लेखा को इग्नोर करते हुए कॉर्नर वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। इस बार लेखा को भी राहुल का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। उसने करण से कहा, तुम ये खाओ, मैं ऑर्डर ले लूं, वरना वो खड़ूस मैनेजर फिर से मुझ पर चिल्लाएगा। लेखा वहां से राहुल की टेबल की तरफ ऑर्डर लेने चली गई। लेखा ने उन तीनों के पास जाकर कहा, हाँ सर, क्या ऑर्डर है आप लोगों का? लेखा के इतना कहने पर भी राहुल ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने मोबाइल को देखने लगा। सुमित ने मेन्यू की तरफ देखते हुए लेखा से कहा, एक पास्ता और 2 सैंडविच कर दो। जी सर, बोलकर लेखा वहां से चली गई। राहुल को देखकर राहिल अपनी शक्तियों के असर से हल्का हल्का मुस्कुरा रहा। उसने राहुल को समझाते हुए कहा, यार तुझसे एक बात बोलूं, बुरा मत मान। राहुल ने धीमे से कहा, मुझे कब से तेरी बातें बुरी लगने लगी, बोलना। राहिल थोड़ा रुक कर बोला, देख, लेखा तेरी पत्नी रह चुकी है, तो उससे दूर हुआ होगा, तभी तो उसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया। राहुल ने तेज आवाज में कहा, यार तू जो भी कहना चाह रहा है क्लियर बोल, ये घुमा फिरा के बातें मेरी समझ में नहीं आती। राहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भले लेखा ने अपना दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी तुझसे प्यार करती है। तो उससे फिर से शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचता? राहुल उससे बोला, अरे पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे शादी के लिए बोल दूं उसे? पहली बात, उसे मुझसे प्यार होता तो वो किसी और को अपनी जिंदगी में ना लाती। राहिल ने उसे समझाया, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की उसका बॉयफ्रेंड ही ना हो, लेकर तुझसे झूठ बोल रही हो। तू एक बार खुद से पता करने की कोशिश तो कर। राहुल थोड़ा चिढ़कर बोला, क्या फालतू की बातें कर रहा है यार, ये सुमित समझाना यार इसे। सुमित ने राहुल के कांधे पर हाथ रखकर कहा, ये सही कह रहा है राहुल, एक बार तो पता कर कि करण सच में उसका बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। अगर लेखा सच में उससे प्यार करती है तो हम तुझसे कभी दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करती तो भाई बिना कुछ सोचे समझे उससे शादी कर ले। शायद उससे शादी करके तू आयशा से मूव ऑन कर पाए। राहिल ने शक्तियों के असर से अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब इसमें सुमित का साथ भी उसे मिल गया तो वो और ज्यादा खुश हो गया। सुमित राहिल की मुस्कान को देखकर थोड़ा हैरान था। उसकी तरफ देखकर पूछा, तू मुस्कुरा क्यों रहा है बे साले? राहिल थोड़ा सीरियस होकर, अरे ऐसे ही। सुमित ने गंभीरता से कहा, यार राहिल, तू सच में बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा है। बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूं मैं तुझे। सुमित की इस बात से राहुल भी सहमत था। उसने भी कहा, हाँ यार राहिल, कल भी मैंने तेरी आवाज जब कॉल पर सुनी तो ऐसा लग रहा था कि तेरी तबीयत खराब है। सब कुछ ठीक तो है ना भाई? कहीं मेरी तकलीफ के चक्कर में तू डिप्रेस तो नहीं होने लगा? इतना बोलकर सुमित और राहुल ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। राहिल रिलैक्स होकर बोला, अरे नहीं यार, मैं एकदम मस्त हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। हमने तुझे जो समझाया है तो उस बारे में सोच। मुझे नहीं लगता कि अब आयशा तुझे मिलेगी। राहुल ने सोचते हुए कहा, हाँ यार,
देखता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि इस बार दूसरा वेटर राहुल, सुमित और राहिल का ऑर्डर लेकर उनकी टेबल पर पहुंचा। ये देखकर राहुल को लगा शायद लेखा करण से मिल रही हो, इसलिए वो उनका ऑर्डर देने नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं था। लेखा तो किचन में खड़े होकर सोच रही थी कि आज तो राहुल ने भी इग्नोर कर दिया। उसे आज समझ में आया था कि उस दिन मैंने उसे नजरअंदाज किया था, तब उसे कैसा महसूस हुआ होगा। लेखा को लग रहा था कि वो राहुल से जाकर अपनी सारी फीलिंग्स बोल दे और उसके साथ रहने लगे। उससे अब अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन सिर्फ आयशा के बारे में सोचकर वो राहुल के करीब नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी मेघा ने आकर उससे पूछा, लेखा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? लेखा ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, अरे नहीं, रो नहीं रही, वो बस आंख में हल्का सा कचरा चला गया तो आंख मल गई, जिसकी वजह से आंसू आ गए। मेघा ने धीमे से कहा, अच्छा ठीक है, तू मेरा एक काम कर दे बस, ये टेबल नंबर 5 का ऑर्डर है, सर्व कर दे प्लीज। लेखा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अरे तुम प्लीज क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता। इतना बोलकर लेखा ट्रे उठा के निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जेल में एक किनारे पर खड़े होकर माया सोच रही थी कि किस तरह से इस जेल से बाहर निकला जाए। यहाँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं। क्या पता जो उस दिन मुझसे मिलने आया था वो मास्टर था भी या नहीं। वो मास्टर हो या ना हो, मुझे कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकलना है बस। यहाँ के लोगों ने मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। माया ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने उसे चिल्लाकर कहा, ये मूर्ति बनकर क्या खड़ी है, झाड़ू लगाना। उसके चिल्लाते ही माया जेल के ग्राउंड में झाड़ू फेरने लगी। झाड़ू लगाते हुए माया उस लेडी कांस्टेबल को घूरते जा रही थी। ये बात कांस्टेबल ने नोटिस कर ली थी। उसने माया के पास आकर गुस्से से कहा, कब से देख रही हूं तुझे, बार बार घूर क्यों रही है? जोर से बोला तो गुस्सा आ गया तुझे? अभी तो सिर्फ चिल्ला कर कहा है, अगर काम नहीं करेगी ना तो मार कर भी काम करवा सकती हूं मैं। उस कांस्टेबल का इतना बोलना माया को चुभा तो था, लेकिन वो उससे जुबान भी नहीं लड़ा सकती। उसने धीमी आवाज में कहा, अरे आपने तो गलत समझ लिया, ये पुलिस की वर्दी आप पे बहुत जम रही है, इसीलिए देख रही थी आप। कांस्टेबल ने चिढ़कर कहा, और तुझ पर ये कैदियों की। इतना बोलकर वो कांस्टेबल दूसरी तरफ निकल गई। माया खुद ही खुद में बुदबुदा कर बोल रही थी कि मैं जेल क्या आ गई, मेरा तो आतंक ही खत्म हो गया। एक बार मैं बाहर निकल जाऊं, फिर इसके जैसे कांस्टेबल मेरे आगे पीछे घूमेंगे। समझ क्या रखा है इसने माया को? ये बोलते हुए माया अपने काम में लग गई। अपने नए ठिकाने पर आयशा, मैग्नेट मैन और ब्रेन मैन वहां की सफाई कर रहे थे। तभी मैग्नेट मैन आयशा से बोला, तुम उस दिन पिज्जा कहाँ से लाई थी? बहुत तेज भूख लग रही है, बिल्कुल वैसा ही पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ऑर्डर कर दो ना। आयशा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, पहले इस काम से फ्री हो जाओ, फिर हम तीनों बाहर चलकर कुछ खा लेंगे। इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और हम इस नए एरिया को जान भी लेंगे। आयशा की इस बात से मैग्नेट मैन जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम करने लगा। कैफे में राहुल, सुमित और राहिल बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने मोबाइल पर देखकर कहा, तुम लोगों ने इस नई सिम लॉन्च के बारे में सुना क्या? सुनने में आया है ये सिम सबको फ्री मिलेगी और डाटा, कॉल सब कुछ फ्री होगा। सुमित ने कहा, हाँ यार ये सच है, हमारे न्यूज चैनल ने उस बिजनेसमैन के साथ कॉन्फ्रेंस की थी। सही प्लान है यार ये बिजनेस का। सुमित ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तू भी सहानी जी के पास ही गया था ना उस दिन? सहानी का नाम सुनते ही राहुल बोला, कौन, वो चंद्रलाल सहानी क्या? सुमित ने कहा, हाँ उसी का तो प्लान है ये। सहानी का नाम सुनते ही राहुल को छत्तीसगढ़ वाला इंसिडेंट याद आ गया। सुमित ने उससे पूछा, वैसे तू उस बिजनेसमैन का नाम सुनकर इतना क्यों चौंकी? राहुल ने धीमे से कहा, "अ, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। चलो ठीक है, तो अब निकले? सुमित ने अपने दोस्तों से पूछा। राहुल ने पानी पीते हुए कहा, हाँ यार, चलो टाइम भी हो गया, निकलते हैं। घर पर माँ भी इंतजार कर रही है। लेकिन राहिल ने कुछ नहीं कहा। सुमित और राहुल उठकर खड़े हुए। सुमित ने उसे देखते हुए कहा, राहिल तुझे घर नहीं चलना है क्या?
राहिल ने उन दोनों को देखकर कहा, नहीं यार, तुम दोनों जाओ, मुझे किसी से काम है, मैंने उसे इसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, बोलकर राहुल और सुमित वहां से निकल गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि राहुल का वहां रुकने के पीछे कुछ और ही प्लान था। उसने राहुल के दिमाग में लेखा से शादी करने की बात तो डाल दी, लेकिन लेखा से बात करना अभी भी बाकी था। लेखा राहिल की टेबल पर वहां की प्लेट्स और ट्रे उठाने आई तो राहिल ने लेखा को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, तुमने राहुल से करण के बारे में झूठ क्यों बोला? उसकी बात सुनकर लेखा एकदम से चौंक गई, लेकिन उसे क्या पता था कि राहिल के अंदर मास्टर की शक्तियां आ चुकी थी, इसलिए वो किसी का भी झूठ आसानी से पहचान लेता था। लेखा ने थोड़ा सहम कर कहा, मैंने कोई झूठ नहीं कहा उससे। इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी वहां से सामान उठाने लगी। राहिल ने धीमे से कहा, तुम घबरा क्यों रही हो? मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि राहुल अभी भी आयशा के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयशा तो 2 महीने पहले ही इजिप्ट में राहुल को छोड़कर जा चुकी थी। तब से वो अकेला ही है और तुम दोनों की याद में दिन रात शराब के नशे में डूबा रहने लगा था। फिर मैंने और सुमित ने मिलकर उसे समझाया, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ। राहिल को राहुल के प्रेजेंट के बारे में ये सब कुछ बातें पता थी, लेकिन ये इजिप्ट वाली बात मास्टर की शक्तियां जानती थी। ये सुनकर लेखा एकदम से हैरान रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मास्टर की शक्तियों ने राहिल की जुबान से अपना काम कर दिया था। लेखा ने राहिल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहां से जाने लगी। वो आगे पहुंची तो करण ने भी उसे आवाज दी, लेकिन लेखा ने सुना ही नहीं। वो सीधा किचन में चली गई। इस बार लेखा चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो किचन से सीधा अपने चेंजिंग रूम में गई और वहां जाकर बिलख बिलख के वो सोच रही थी कि मैंने जिस वजह से खुद को राहुल से दूर रखा उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। वो तो मेरी और आयशा की यादों में तकलीफ सहता रहा। ये उसके साथ गलत हुआ है। लेखा को लग रहा था कि काश राहुल उसके सामने आ जाता तो वो उसके गले से लग जाती। तभी लेखा को कुछ याद आया और वो अपने आंसू पोंछकर तुरंत कैफे में उस टेबल पर पहुंची जहां राहिल बैठा हुआ था। लेकिन शायद उसने देर कर दी थी। तब तक राहिल अपना काम करके वहां से निकल चुका था। करण अपनी टेबल से उठकर लेखा के पास गया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ हुआ है क्या? लेखा कुछ बोलती इससे पहले उसकी नजरें मैनेजर पर पड़ गई। वो अपने काउंटर पर खड़े होकर उसे घूरे जा रहा। लेखा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर धीमे से कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर लेखा वहां से कस्टमर्स को देखने लगी। लेखा को देखकर करण समझ गया कि इसे जरूर कुछ हुआ है, लेकिन ये बता नहीं रही। कैफे से निकलकर राहिल सीधा अपने घर गया था। घर पहुंचकर उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी और सीधा बाथरूम में भागा। राहिल ने जल्दी से शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। राहिल के शरीर में आग की तरह जलन हो रही थी। उसने अपने सीने में देखा तो उसका सीना पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे अंगार से जलाया हो। राहिल की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके भीतर से हंसी की आवाज आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर राहिल ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब बंद भी करो। लेकिन इसके बाद भी उन शक्तियों की हंसी बंद नहीं हुई। क्या राहुल और लेखा की शादी हो पाएगी और आयशा उनसे कब मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए नरक धूप।